Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 1 का टॉपिक है। डिमांड एनालिसिस के 2 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने मांग से क्या आशय है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग तालिका, मांग के प्रकार आदि का अध्ययन किया था। तो इस वीडियो में हम मांग के नियम का अध्ययन करेंगे। बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। आप सभी यदि वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो आपने 11th और 12th दोनों में से किसी भी क्लास में ये टॉपिक अवश्य पढ़ा होगा। या हम जनरल भी जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइंड में जो सबसे पहले चीज़ क्लिक होती है कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या आता है, तो मांग का नियम बहुत इजी है। तो मांग का नियम क्या होता है? वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले नियम को मांग का नियम कहते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स, हमने एक्स कमोडिटी, और क्वांटिटी ऑफ एक्स, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य जो संबंध को व्यक्त करता है वह नियम मांग का नियम कहलाता है। अन्य बातें समान रहने पर हम किसी भी नियम की व्याख्या करेंगे तो यह बात हम अवश्य जोड़ते हैं। अन्य बातें समान रहने से आशय है कि हर नियम कुछ न कुछ मान्यताओं पर आधारित है, तो मांग के नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है। यानी हमने अभी बोला कि 2 चीज़ें हैं, प्राइस और क्वांटिटी। वस्तु के मूल्य में कमी हो गई तो वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, हम बोले क्वांटिटी डिमांड QD, वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। और मूल्यों में वृद्धि होने पर अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस विपरीत क्रिया को ही मांग का नियम कहते हैं। यानी मांग के नियम से क्या आशय है कि मांग का नियम वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इन दोनों के मध्य नेगेटिव रिलेशनशिप होता है या विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम होती है, और वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। इन दोनों के मध्य ऋणात्मक संबंध होने के कारण मांग वक्र का जो ढाल होता है, हम डिमांड कर्व बनाएंगे, या हमने पहले जो वीडियोज में हमने मांग के प्रकार उसमें भी हमने डिमांड कर्व बनाया, तो आपका डिमांड कर्व हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरा हुआ होता है, या हम इसे बोलते हैं ऋणात्मक ढाल होता है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मात्रात्मक कथन नहीं। क्वांटिटी नहीं बताता कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कितनी कमी होगी, या वस्तु की कीमत में इतनी कमी होने पर मांग में कितनी वृद्धि होगी। यह सिर्फ आपको एक दिशा प्रदान करता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा या वस्तु की डिमांड क्या होगी, कम होगी, और वस्तु की यदि कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। केवल हमें एक दिशा बताता है। यह नियम केवल कीमत और मांग के परिवर्तन की दिशा बतलाता है, परिवर्तन की मात्रा को नहीं। तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन नहीं। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हुआ मांग के नियम का? मांग का नियम वस्तु के मूल्य और उसकी कीमत के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। वस्तु के मूल्य और कीमत के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। यदि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम होती है, और वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ती है। इसकी आपको कुछ परिभाषाएं दी गई हैं बिलास के अनुसार, प्रोफेसर सैमुअल्सन, प्रोफेसर मार्शल। हम कोई भी एक परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु की अधिक मात्रा को बेचने के लिए उसकी कीमत में कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक क्रेता मिल सके। अन्य शब्दों में कीमत के गिरने से मांग में वृद्धि होती है और कीमत के बढ़ने से मांग में कमी होती है। दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध है। इस प्रकार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी होती है, और मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है। वस्तु की मांग एवं मूल्य के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। प्राइस
और क्वांटिटी डिमांड के मध्य क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, ऋणात्मक संबंध है। नेक्स्ट है अब मांग के नियम की मान्यताएं। हमने ऊपर जब नियम की व्याख्या शुरू करी थी तो हमने लिखा था अन्य बातें समान रहने पर। मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के मूल्य तथा इसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर ही क्रियाशील होता है। तो ये अन्य बातें मांग के नियम की मान्यताएं होती है। फर्स्ट है जैसे उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए। जो उपभोग की अवधि है उसमें उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं, जहाँ भी संबंधित वस्तुएं आएगा तो स्थानापन्न या पूरक दोनों वस्तुओं की कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु को उपभोक्ता का ज्ञान नहीं होना चाहिए कि उस वस्तु की कोई नवीन स्थानापन्न वस्तु भी है जिसका उपयोग वह उसकी जगह कर सकता है। ऐसी कोई वस्तु का ज्ञान उपभोक्ता को नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। वस्तु की प्रकृति प्रतिष्ठा सूचक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए। मतलब स्टेटस सिंबल या दिखावटी वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या के आकार, आयु संरचना तथा लिंग अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समाज में आय तथा संपत्ति के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकारी नीतियों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये थी मांग के नियम की मान्यता। ये सभी स्थिर रहने पर ही मांग का नियम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है आपका अधिकांश मांग वक्र दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकते हैं या मांग के नियम के लागू होने के कारण इम्पॉर्टेंट है। आपसे 4 मार्क्स में या अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मांग के नियम की व्याख्या के साथ मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। अधिकांश मांग वक्र बाएं को नीचे की ओर क्यों झुकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो कि मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण है, या जैसे हम डिमांड का वो बनाते हैं मांग के नियम का, तो ये हमारा डिमांड कर्व है डी। इधर आती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इधर आती है क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपका ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। तो ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डी डिमांड कर्व है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है या इसका ऋणात्मक ढाल होने के क्या कारण है। तो निम्नलिखित कारण है। मांग का नियम मूल्य एवं मांग के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है। ये हमने बार बार पढ़ा है अभी। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। हमें हमेशा कीमत का प्रभाव मांग पे दिखाना है। बहुत से स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं कि जब वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यह बिल्कुल गलत है। फिर हमें हमेशा कीमत का प्रभाव मांग पर दर्शाना। आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ता है। ये नहीं कि यदि वस्तु की मांग कम हो गई है तो उसकी कीमत बढ़ गई है, ऐसा नहीं होता। जब ये कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हमेशा कीमत पहले आएगा, कीमत का प्रभाव हम मांग पर दर्शाएंगे। इस कारण मांग वक्र हमेशा दाएं को नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ये तो मेन कारण है ही कि विपरीत संबंध होने के कारण। लेकिन और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन किया है। क्या होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उपभोक्ता यदि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करता है तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो यह नियम ये बताता है कि जब एक उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो वह वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने के लिए तभी तैयार होगा जब वह उसे कम मूल्य पर मिलेगी, क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। और उपभोक्ता हम सीमांत उपयोगिता हासिल की उतना ही वस्तु का मूल्य देने को तैयार होता है जितनी उससे उपयोगिता मिलती है। तो यदि उपयोगिता घटती जा रही है लेकिन अगर वस्तु भी हमें कम मूल्य पर मिल रही है तो घटती हुई उपयोगिता के बाद भी हम उस वस्तु को क्रय कर लेंगे, क्योंकि उस वस्तु का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। तो मूल्य कम होने पर क्या हो रहा है, मांग में वृद्धि हो रही है।
देखिए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसका ऊंचे मूल्यों की दशा में शीघ्र ही बराबर हो जाएंगे और नीचे मूल्यों की दशा में थोड़ी देर बाद बराबर होंगे। इस कारण ऊंचे मूल्यों पर मांग कम होती है, क्योंकि हमें उसकी बराबर उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है तो हम उस वस्तु को क्रय नहीं करते हैं और नीचे मूल्यों पर हम क्रय कर लेते हैं। इस प्रकार मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले किए जाने वाले कुल व्यय में ही अब वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। मैंने बताया कि आपको एग्जाम्पल, जैसे पहले वस्तु 2 रुपये में आ रही थी और अब वस्तु का मूल्य घटकर 1 रुपये हो गया। पहले वस्तु का मूल्य था 2 रुपीज़, अब वस्तु का मूल्य गिरकर 1 रुपये हो गया। तो जब वस्तु 2 रुपये की थी तो आप 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीद पा रहे थे? 5। और अब आप कितनी वस्तु खरीद पाएंगे? 10 वस्तु आप खरीद पाएंगे। तो ये क्या दर्शा रहा है कि वस्तु का मूल्य कम होने पर, प्राइस है ये और ये आपका क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो वस्तु का मूल्य 2 था तो क्वांटिटी आप 5 खरीद पा रहे थे और वस्तु का मूल्य कम हो गया, 2 से 1 हो गया, तो अब क्वांटिटी बढ़ के क्या हो गई? 5 से 10 हो गई। तो ये एक आय प्रभाव के कारण कि वस्तु का मूल्य कम होने पर हम जो हमारी पुरानी मूल्य आय होती है उसी में हम अधिक वस्तुओं को क्रय कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत पर कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय या रियल इनकम या हम बोले क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उपभोक्ता को अपना पूर्व उपभोग स्तर बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है और वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु का क्रय अधिक संभव हो पाता है। ये था आय प्रभाव। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव मांग के नियम के लागू होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता उसकी स्थानापन्न वस्तुओं को खरीदना अधिक पसंद करता है, क्योंकि ये उस वस्तु की तुलना में वस्तुओं से सस्ती लगने लगती है। तो मतलब जैसे हमने बोला कि टी और कॉफ़ी है, यदि टी की प्राइजेस इंक्रीज होती जा रही है तो उपभोक्ता क्या करेगा? टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वो टी की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग को कम कर देगा और किसकी मांग को बढ़ा देगा? कॉफ़ी की मांग को बढ़ा देगा। तो प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुओं के कारण भी मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकते हैं। नेक्स्ट है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, चेंजेस इन द नंबर ऑफ बायर्स। वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की संख्या पर भी पड़ता है। इसे आप जैसे कि कोई भी चीज़ है, यदि वो बहुत ज़्यादा महंगी है तो उसे बहुत कम व्यक्ति खरीद पाते हैं जो खरीदते हैं। तो और जैसे ही उस वस्तु का मूल्य, आप एक मोबाइल का एग्जांपल कि जब मोबाइल स्टार्टिंग में आज से 8-10 साल पहले जब मोबाइल नए नए तो बहुत कम इस मोबाइल के कंज्यूमर थे और इनकी कीमतें भी बहुत अधिक थी। अब क्या हुआ? जैसे जैसे मोबाइल की कीमतों में बहुत अधिक कमी आ गई है, बहुत ज़्यादा तो क्या हुआ? जो व्यक्ति पहले उस वस्तु को क्रय नहीं कर पाता था मूल्य ज़्यादा होने के कारण, मूल्य कम होने के कारण वह व्यक्ति उस वस्तु को क्रय कर पाता है। तो क्या होता है? नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वस्तु की डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन से यहाँ यही आशय है कि वस्तु का मूल्य कम होने के कारण जो पहले क्रेता उस वस्तु को क्रय नहीं कर पा रहे थे, मूल्य कम होने के कारण वह क्रेता अब उस वस्तु को क्रय कर पाते हैं और वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है वस्तु के विविध उपयोग। यदि एक ऐसी वस्तु है जिसके विविध उपयोग है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे दूध है। आज जब अगर दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हम दूध के जैसे विभिन्न प्रयोग है, चाय है, दही है, मिठाई है, अब बहुत सारे हम दूध के प्रयोग ले सकते हैं। लेकिन अगर वह वस्तु महंगी हो जाती है तो हम उसका लिमिटेड उपयोग करेंगे कि हाँ हमको चाय के बिना नहीं चल सकता, चाय पीने की आदत है, तो आप उसका केवल लिमिटेड उपयोग करोगे। और जैसे ही अगर वस्तु बहुत अधिक सस्ती हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग करने लग जाते हैं, तो उससे उस वस्तु की क्या हो जाती है? मांग बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको लाइट का एग्जाम्पल दिया है कि लाइट से आप विद्युत का प्रकाश भोजन पकाने, टीवी, फ्रिज आदि सभी के लिए करते हैं। इसके मूल्यों में परिवर्तन होने पर इसकी मांग निश्चित रूप से परिवर्तित होगी।
यदि इसके मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी तो हम इसका आवश्यक कार्यों में ही प्रयोग करेंगे और इसकी मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि इसके मूल्यों में कमी हो जाती है तो इसका प्रयोग हम सभी कार्यों में करने लगेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट थे मांग के नियम के लागू होने के कारण। 5 कारण थे: सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, क्रेता की संख्या में परिवर्तन और वस्तु के विविध उपयोग। नेक्स्ट है आपका हेडिंग मांग के नियम के अपवाद। अभी हमने पढ़ा कि मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण है, क्यों मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। अब है मांग के नियम के अपवाद की कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी मांग नहीं बढ़ती है या वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग कम नहीं होती है। तो उसके क्या कारण है, ये मांग के नियम के अपवाद कहलाते हैं। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या मांग वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ हो सकता है। हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। मांग के नियम यही बताता है। अगर आपको पूछा जाए मांग के नियम से, अगर इन शॉर्ट, तो मांग का नियम मूल्य और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य एक विपरीत संबंध है। प्रोफेसर बेनहम ने इसके कुछ अपवाद बताए हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है और मूल्य घटने पर मांग घट जाती है, यानी दोनों के बीच विपरीत संबंध नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकने की बजाय किस तरह का मांग वक्र होगा, आपका इस तरह का। तो क्या अपवाद है? फर्स्ट अपवाद है भावी मूल्य में वृद्धि की संभावना। यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी तो अभी बढ़े हुए मूल्यों पर वस्तु की मांग कम होने के बजाय और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उपभोक्ता को ये आशंका है कि भविष्य में मूल्य और बढ़ेंगे। तो अभी मूल्य बढ़े हैं तो मांग कम होनी चाहिए, लेकिन भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशंका से अभी बढ़े हुए मूल्य पर भी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा मूलक और जीवन रक्षक अनिवार्य वस्तुओं की मांग। प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं जैसे हीरे, जवाहरात, आभूषण महंगी होने पर धनी व्यक्तियों द्वारा अधिक मात्रा में क्रय की जाती है, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है कि ये केवल वही व्यक्ति खरीद सकते हैं। और सस्ती हो जाएगी, जैसे ये वस्तु एक आमजन अगर इसको खरीद पाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, इसकी डिमांड को कम कर देंगे, वो इसे क्रय नहीं करेंगे, क्योंकि वो वस्तु अब प्रतिष्ठा सूचक नहीं रही है। वो ये इसके विपरीत इन वस्तुओं की कीमत कमी होने पर धनी व्यक्ति खरीदना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जीवन रक्षक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि भी हो जाती है। आज हम बोले मेडिसिन से बहुत ज़्यादा अगर उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी उनकी मांग पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जीवन रक्षक या अनिवार्य वस्तुएं। तो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं और जीवन रक्षक वस्तु दोनों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता की अज्ञानता, या उपभोक्ता को नॉलेज ही नहीं है कि वस्तु का मूल्य बड़ा है तो मुझे उस वस्तु की कम इकाइयाँ खरीदनी है, या वस्तु का मूल्य कम हो गया है तो मुझे उसकी अधिक इकाइयाँ खरीद लेनी चाहिए। तो उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी कम कीमत पर उपभोक्ता अधिक वस्तु क्रय नहीं करता, या बढ़ी हुई कीमतों पर भी वो अधिक वस्तु क्रय कर लेता है। नेक्स्ट है ऊंचे मूल्यों की वस्तु। वही प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं या ऊंचे मूल्यों की वस्तु, एक ही बात है कि मांग का नियम ऊंचे मूल्य की वस्तुओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की उपयोगिता का मूल्यांकन इनके मूल्य के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है संकटकालीन समय। मांग का नियम असाधारण परिस्थिति है, जैसे युद्ध, अकाल, बाढ़, कर्फ्यू आदि में भी लागू नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट है गिफिन का विरोधाभास या निकृष्ट वस्तुएं, गिफिन्स पैराडॉक्स, ये आपको 2 मार्क्स में अलग से भी पूछा जाता है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं कि और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिफिन के विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। तो गिफिन का विरोधाभास या निकृष्ट वस्तुएं, हमने लास्ट वीडियो में जब मांग के प्रकारों का अध्ययन किया था तो आय मांग हमने पढ़ा था। आय मांग का अध्ययन, आय मांग से क्या होता है कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच जो संबंध होता है वो आय मांग कहलाती है।
आय मांग में हमने क्या अध्ययन किया था कि देखो, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ी है। और उपभोक्ता की आय कम होने पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो निकृष्ट वस्तु होती है, घटिया वस्तु, मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था डालडा घी का, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो डालडा घी के उपभोग को त्याग कर, अगर उसका मूल्य कम भी है तो डालडा घी के उपभोग को कम करके किसके उपभोग को बढ़ाता है, देसी घी के, क्योंकि अब उसकी आय में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो इन निकृष्ट वस्तुओं का जो आय प्रभाव होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, कि आय बढ़ने पर उनकी मांग कम हो जाती है और आय कम होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। तो इसे गिफिन ने स्पष्ट किया था, इसलिए इसे गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। गिफिन ने स्पष्ट किया कि निकृष्ट वस्तुओं की मांग कीमत के घट जाने पर कम हो जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। वस्तुतः निकृष्ट वस्तुओं की कीमत जब कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक, यानी अगर इनकी कीमत कम है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय यानी रियल इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब इस वो बढ़ी हुई कीमत को निकृष्ट वस्तु खरीदने पर व्यय नहीं करेगा, वो श्रेष्ठ वस्तु खरीदने पर व्यय करेगा। तो वस्तु के मूल्य पर कमी होने पर मांग पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव कि वो उस वस्तु के जगह अन्य वस्तु को क्रय कर लेता है। सेकंड होता है आय प्रभाव। मांग पर प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है, इससे सस्ती वस्तु की मांग का विस्तार होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव हमने पहले भी देखा था कि जैसे कॉफ़ी और टी है, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इसका आय प्रभाव भी होता है। घटिया वस्तु के मूल्य में कमी एक प्रकार से उपभोक्ता की आय में वृद्धि के समान है। इस स्थिति में उपभोक्ता अपनी बचत को घटिया वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने में लगाता है, तो ये धनात्मक आय प्रभाव होगा। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता बची हुई आय को श्रेष्ठ वस्तुओं पर व्यय करता है तो ऊंचे मूल्य पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, आय का ऋणात्मक प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार निम्न कोटि की वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग व्यय करता है ऐसी वस्तु होती है जिनके संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव के कारण का जोड़ धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक हो जाने के कारण वस्तु के मूल्य में कमी होने पर भी घटिया वस्तु की मांग बढ़ने के बजाय क्या होती है, घटती है। अतः निकृष्ट वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। और इस विरोधाभास को गिफिन ने स्पष्ट किया था, इसलिए इसे गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने मांग का नियम, मांग के नियम से क्या आशय है, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद का अध्ययन किया है। अब इसमें आप एक टॉपिक है मांग के नियम की व्याख्या, जो आपको इस PDF में नहीं गिवन है। तो हमें अगर 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, तो आपको जैसे हम पहले हर नियम की व्याख्या करते हैं, आपको एक टेबल बनानी है। जो टेबल मैंने कल आपको मांग के प्रकार या मांग तालिका में बताई थी कि इधर प्राइस आ जाएगी और इधर क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी। जैसे मैंने बोला प्राइस 1 2 3 4 5 है, तो इधर 5 4 50 कर दीजिए, 50 40 30 20 और 10। तो ये विपरीत संबंध बता रहा है ना कि कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है। मांग कम हो गई ना, 50 से कीमत बढ़ रही है, और यहाँ कीमत कम हो रही है तो कीमत कम हुई तो यह मांग क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। इसको आप इस तरह से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इधर आप प्राइस दिखाएंगे, इधर क्वांटिटी दिखाएंगे और फिर तालिका और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बस ये इतना सा आपको नियम की व्याख्या में और करना है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।